तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लेक्चर की कॉन्टिन्यूस बढ़ी हुई है, यानी एक के बाद एक लेक्चर आते जा रहे हैं जिसमें हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यानी हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते जा रहे हैं कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। हमने अब तक काफी चीजें डिस्कस कर ली है। आज जो है हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे और इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, यानी राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी क्या होती है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना बातों को करे हुए। तो राइबोसोम होता क्या है, आपको मैंने कुछ साइज बताई थी, वो आपको याद होगा। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 होता है माइक्रोमीटर, 10 की पावर -9 होता है नैनोमीटर। तो अगर हम साइज की बात करें तो ये स्मॉल साइज ऑर्गेनल होती है, यानी इसका साइज बहुत छोटा होता है, यानी नैनोमीटर में होता है, यानी 10⁻⁹। तो अगर इतना छोटा साइज है तो क्या हम इसको जो है नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं, हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। और क्या समस्या हो सकती है इसमें, हम इसे जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसका मतलब हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा ये, इसका जो साइज होता है वो 15 से 20 नैनोमीटर का होता है, अर्थात साइज बहुत छोटा होता है। इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, नहीं दिखने का कैसा होता है, तो सर ग्रेन्युलर होता है। अब ये ग्रेन्युलर क्या हुआ सर, जैसे चाय पत्ती देखी है आपने, चाय पत्ती को कभी छू कर देखना, उसका जो अपीयरेंस होता है वो ग्रेन्यूल टाइप होता है। या बॉर्नवीटा को आप दूध में मिक्स करेंगे तो कई बार जो होता है वो घुलता नहीं है, कुछ पार्ट तो वो ऊपर क्या बना लेते हैं, कण बना लेते हैं छोटे छोटे, चीनी के ग्रेन्यूल देखे होंगे आपने, ऐसी बॉर्नवीटा के उसमें ग्रेन्यूल देखने को मिल गए। तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ग्रेन्युलर अपीयरेंस होता है। ये यूज किस में होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता है तो ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। और क्या होता है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि राइबोसोम तो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, पर साथ ही बैक्टीरिया के कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर नहीं थे जिसमें जो है कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाई जा रही हो, इसीलिए कैसा होता है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और क्या होता है कि राइबोसोम जो होता है वो मेडअप होता है किससे, आरआरएनए और प्रोटीन से, यानी आरआरएनए होता है इसमें और प्रोटीन होता है। अब क्या है, राइबोसोम जो है 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। देखो प्रोटीन के बारे में बात करें तो पॉलीपेप्टाइड को अगर हम फोल्ड कर देते हैं, मान लो किसी पॉलीपेप्टाइड को हमने फोल्ड किया, तो फोल्ड करने पे क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, यानी 3D स्ट्रक्चर आ जाएगा तो प्रोटीन हो जाएगा। अगर क्या है, पॉलीपेप्टाइड को फोल्ड करके प्रोटीन बना लें और अगर वो 2 चेन की बनी हो, मान लो 2 पार्ट से बनी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सब यूनिट। अगर कोई चीज 2 पार्ट से मिलकर बनती है तो उसको सब यूनिट कहते हैं। तो जिस तरह प्रोटीन के लिए एप्लीकेबल होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ राइबोसोम के लिए भी होता है। जैसे आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा प्रोटीन होती है, तो वो क्या होती है, सब यूनिट। तो राइबोसोम भी 2 चीजों से मिलकर बना होता है, यानी इसकी 2 सब यूनिट होती है, एक लार्ज और एक शॉर्ट, यानी छोटी। तो लार्ज सब यूनिट कहते हैं और स्मॉल सब यूनिट। ये वाली जो है लार्ज है और ये कैसी है सर, ये है स्मॉल। और जो इसका राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70S का। तो अब 70S यानी पूरा राइबोसोम है, इसके 2 सब यूनिट बनेंगे तो एक 50S + 30S होगा। अब कई लोगों की मैथ इसमें लगाने लग जाएंगे, सर 15 + 30 = 80, तो 80S राइबोसोम होना चाहिए, पर आपने तो गलत लिख दिया, 70S राइबोसोम लिखा है। ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कुछ भाग क्या होता है, जब ये आपस में जुड़ता है, और ये जुड़ता किस प्रेजेंस में है, तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में जुड़ता है। जब Mg2+ होता है तो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में जो है ये क्या करता है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट जुड़ता है। मान लो कोई जो है लार्ज सब यूनिट इतनी थी, उसने जो है ये 50S थी, अब ये इसके संग 30S आएगी तो कुछ हिस्सा क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है, यानी उस हिस्से को ढक देता है। तो जो ओवरलैपिंग होती है उसके कारण कुछ चीज घट जाती है, इसीलिए ये होता है 30S तो होता है, पर मिल के जब ये ऐड होता है तो ये 80S होता है, ना होके क्या हो जाएगा, 70S। ये सिंपल एडिशन फॉलो नहीं करता, इसका जो कुछ पार्ट होता है वो क्या करता है, ओवरलैप हो जाता है, ओवरलैपिंग के कारण कुछ हिस्सा घट जाता है, इसीलिए जो है इसका 80S ना आकर कैसा आता है सर, 70S आता है। अगर आपसे पूछा जाए राइबोसोम कितने यूनिट का बना होता है, तो सर ये 70S होता है। इसकी लार्ज यूनिट तो सर 50S की होती है और स्मॉल यूनिट किसकी होती है, 30S की होती है। आपसे मैंने कहा कि जोड़ के 80 आएगा, नहीं, जोड़ के आएगा 70, क्योंकि कुछ भाग हिस्सा इसका जो है ओवरलैपिंग में जा रहा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको जो है एक यूनिट से दिखाते हैं, राइबोसोम को हमने S लिखा है,
एस का क्या मतलब होता है आइए जान लेते हैं। एस जो होता है वो होता है हमारा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जिसको बोलते हैं स्वैडबर्ग कांस्टेंट। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, स्वैडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये किसका नाम है सर? एस का। अब ये एस क्या है, एस के बारे में बताता हूं। एस है एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जिसको स्वैडबर्ग कोएफिशिएंट कहते हैं। ये इनडायरेक्ट मेजर होता है साइज एंड डेंसिटी का, मतलब किसी भी चीज को हम मापें उसने बोल रहा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट है किसका? साइज और डेंसिटी का। मतलब किसी की साइज और डेंसिटी नापनी हो तो उसका एक इनडायरेक्टली मेजरमेंट है। जैसे मुझे इस वाले मार्कर और इस हल्की चीज में, ये कुप्पी है, अगर इसका वजन करना हो तो एक का वजन तोल लो। अगर मुझे देखो ये पता लगाना है ये लेंथ है और उसकी ब्रेथ है, इससे हमने तो अगर लेंथ को नापेंगे तो लंबाई में नाप लिया, और ब्रेथ को नापना तो चौड़ाई देख ली उसकी कितनी है, और इसमें भी यही कर लिया। पर अगर हम इसको इनडायरेक्टली मेजर करें, मान लो इस मार्कर को मैं आपको फेंक के मारूं और इस पिन ये कुप्पी को मैं फेंक के मारूं, तो किससे ज्यादा चोट लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, मार्कर से चोट ज्यादा लगेगी। तो मैं अगर इस मार्कर को फेंक के मारता हूं तो आपको चोट ज्यादा लगेगी, और इससे मार के फेंक रहा हूं तो ये किससे चोट कम लग रही है। तो क्या हुआ, एक तरह से हमने इनडायरेक्टली मेजर किया कि जो भारी चीज है उससे चोट ज्यादा लगेगी, जो हल्की चीज है उससे चोट कम लगेगी। तो ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ किसका? साइज और डेंसिटी का। अगर हम इसे किसी टेस्ट ट्यूब में कराएं तो किसी हल्की चीज और भारी चीज में देखें तो ये भारी चीज जल्दी सेटल हो जाएगी और हल्की चीज धीरे धीरे सेटल होगी। तो ये एक तरह से मेजरमेंट था किसका? इनडायरेक्टली मेजरमेंट था साइज और डेंसिटी का। इसीलिए आपको याद रखना है कि एस जो होता है इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वैडबर्ग कांस्टेंट, जो कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट है किसका? साइज एंड डेंसिटी का। अब डीएनए ये मैंने क्या बनाया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखो डीएनए आपका कैसा होता है सर? लीनियर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। समझ गए सर? अब डीएनए से आरएनए की प्रोसेस बनने को कहते हैं सर ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है? जब डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है तो ट्रांसलेशन हो जाता है। उसमें अभी हमने नहीं जाना है। हमने जब डीएनए से एमआरएनए बनाया, अब ये सर पढ़ेंगे कहाँ? क्लास 12th में जब आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। तो क्या होता है जब डीएनए से एमआरएनए बनता है या आरएनए बनता है, आरएनए बनता है 5' to 3', तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसीलिए मैंने एमआरएनए की फुल फॉर्म लिखी है मैसेंजर आरएनए। अब ये क्या होता है कि जो इस एमआरएनए पे यानी 5' से 3' पे जा रहा है, इसमें राइबोसोम की 2 सब यूनिट अटैच होती है। एक बार का पीवाईक्यू भी है कि सबसे पहले कौन सी सब यूनिट अटैच होती है, तो याद रखना सबसे पहले आती है स्मॉल सब यूनिट। यानी एमआरएनए पे सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आएगी, उसके बाद लार्ज सब यूनिट आएगी, फिर स्मॉल आएगी, फिर लार्ज आएगी, और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, ये आपस में जुड़ गए, यानी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट आपस में जुड़े, 70S का राइबोसोम बना, और उसने क्या बनाना शुरू करा? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना शुरू किया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है सर? एमिनो एसिड के जुड़ने से एक चेन बनती है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन बना कहते हैं। हमेशा याद रखना कि राइबोसोम हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती है जो कि 3D स्ट्रक्चर होता है, उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो एक ही एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं, तो इसको पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉलीराइबोसोम लिखा है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम क्या होता है? ऑन सिंगल एमआरएनए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम अटैच एंड प्रोटीन फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम क्या होता है और क्या होता है। आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। कभी कभी क्या होता है ना कि ये सिंगल एमआरएनए जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो ये हमारे राइबोसोम है ये किससे अटैच हो जाते हैं सर? ये अटैच हो जाते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन से। तो ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो आप जब जो है एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां पे एक लाइन लिखी होगी, क्या लिखी होगी? यहां पे लिखा होगा अपनी एनसीईआरटी में, देखना, हाँ, कि राइबोसोम फाउंड अटैच ऑन मेम्ब्रेन, कि राइबोसोम कभी कभी जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में अटैच होते हैं। और एक लाइन और देखना, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन, कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, तो इसको नोट कर लेना कि राइबोसोम ऑलवेज फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन, और राइबोसोम क्या करता है? एमिनो एसिड को जोड़ता है और जोड़ते जाते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है।
शेप गेन करनी है तो उसे प्रोटीन कहते हैं, अगर वो शेप गेन कर जाए तो प्रोटीन कहते हैं। तो आपको डिफरेंस भी पता चल गया पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में, ये उतना खास पॉइंट नहीं था। हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम के बारे में पढ़ा। जो चीज नहीं आएगी आप कमेंट में डाउट पूछ देना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। उसके बाद हम इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप राइबोसोम के बारे में उतारो, फिर मैं इंक्लूजन बॉडी को पढ़ाता हूँ। तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। स्मॉल साइज ऑर्गेनल होता है, इसका जो साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। अपीयरेंस कैसी होती है सर, ग्रेनुलर अपीयरेंस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, यानी ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। राइबोसोम आर मेड अप ऑफ आरएनए और प्रोटीन से। एस क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है, किसको, साइज और डेंसिटी को। मार्कर वाला एग्जांपल याद था कि मैं अगर मार्कर को आपकी तरफ फेंक के मारूं और इस कुप्पी को फेंक के मारूं तो जिससे ज्यादा चोट लगेगी वो भारी चीज होगी। अगर इसी को आप क्या कहते हैं, एक बीकर के अंदर या किसी के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर कर लेते हैं तो भारी चीज तो जल्दी सेटल हो जाएगी और हल्की चीज जो है देर में सेटल होगी। तो इसका मतलब क्या, इनडायरेक्ट मेजरमेंट था। क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है 5' से 3' का। इस 5' से 3' के एमआरएनए पे सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट जुड़ती है और जब राइबोसोम मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में कंबाइंड हो जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और क्या होता है कि ऑन सिंगल एमआरएनए लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच और फॉर्म प्रोटीन। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। कभी कभी आपको ये कंडीशन भी देखने को मिलती है कि राइबोसोम अटैच होते हैं एक मेम्ब्रेन पर जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपको नोट करना है, तो नोट करो तब तक। और हाँ, 50s + 30s = 80s मत करना, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है ओवरलैपिंग में चला जाता है तो 70s आता है। तो चलिए लेक्चर में आगे की ओर बढ़ते हैं और इंक्लूजन बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंक्लूजन बॉडी होती क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है। अगर हम यहाँ बात कर रहे होते यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें जो स्टोरेज स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है सर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता। यानी अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता तो वो सराउंडिंग के साइटोप्लाज्म से अलग होता, यानी एक हिसाब से वो उसमें घुलनशील नहीं होता। अब इसमें भी हमें स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाना है, किसमें सर, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब इसमें तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता, तो अब ये साइटोप्लाज्म में होगा। अगर साइटोप्लाज्म में होगा, अगर ये इनसॉल्युबल नहीं हुआ तो घुल जाएगा, यानी कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होगा सर। इसीलिए इसको इनसॉल्युबल बनाना होगा। अगर सॉल्युबल रखेंगे तो ये साइटोप्लाज्म में घुल जाएगा, और अगर ये घुल गया तो बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेगा, क्योंकि वो तो पूरे में घुल चुका है। तो इसको कैसा बनाना है स्टोरेज के लिए, इनसॉल्युबल। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। देखो, कोई भी सॉल्युबल चीज या इनसॉल्युबल चीज में क्या होगा, दो बीकर ले लो, एक नहीं दो बीकर ले लिए, ठीक है सर, दो बीकर ले लिए, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया। यहां तक पानी भरा है, मान लो एक बार मान लो यहां तक पानी भरा है। इसमें हमने डाला NaCl को, यानी नमक को डाल दिया, चलो मान लिया। इसमें हमने डाला किसको, सॉइल को। पानी का लेवल देख लो दोनों का बराबर। अभी इस समय क्या होगा कि NaCl पूरे पानी में घुल गया, बढ़िया बात है। मिट्टी इसमें अभी घुली है, धीरे धीरे क्या होगा, ये मिट्टी सेटल होने लग जाएगी, यानी इसके बॉटम में आके बैठ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ, हमने एक में तो NaCl डाला जो कि सॉल्युबल था वाटर में, एक में हमने सॉइल डाल दिया अर्थात मिट्टी डाल दी। अब ये मिट्टी क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा पूरी मिट्टी क्या बैठ जाएगी, बॉटम में बैठ जाएगी। अब क्या करेंगे कि अगर हम इसमें से पानी को निकाल दें तो हमें स्टोर करने के लिए तो इतना ही वाटर चाहिए। इतने वाटर की क्या जरूरत है, इतना वाटर को हम निकाल दें जैसे तैसे करके, तो इसको स्टोर करने के लिए जरा सी चाहिए, इसीलिए इनसॉल्युबल फॉर्म बनाते हैं। आपको याद रखना होगा कि अगर कोई स्टोरेज ऑर्गेनल होती है इसमें तो वो कैसी होती है सर, विदाउट मेम्ब्रेन होती है। तो याद रखना कि इंक्लूजन बॉडी कैसी होती है सर, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है, स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है, इनसॉल्युबल होती है, इसीलिए लेस स्पेस में आ जाती है। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो जो चीज स्टोर करना है उसके नाम पर है। अगर आपको ग्लाइकोजन स्टोर करना है तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट स्टोर करना है तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल। तो एग्जाम्पल भी आपके सामने मैंने लिखे हैं कि अगर ग्लाइकोजन स्टोर है तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, सल्फर स्टोर है तो सल्फर ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट मतलब स्टोर है तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स,
और साइनोफाइसिन अगर स्टोर है तो साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होता है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है इसमें, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। और हमने पूरी तरीके से बैक्टीरिया के बारे में क्या कर लिया सर, पूरी तरीके से बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर ली। तो जो गैस वैक्यूल होता है ये स्टोर करता है गैस को, यानी ये क्या करने का काम करेगा, ये काम करेगा सर स्टोर गैस। बहुत बढ़िया, ये गैस को स्टोर करेगा, गैस को स्टोर करेगा। पर एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। झटका बहुत तुमको, और तेज झटका। कैसा झटका, आपने बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है सर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिक में क्या बताया था सर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाई जाती है। अब आपने बोला कि प्रोकैरियोटिक में जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाई जाती, तो आपने यहां पे क्या लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया कि गैस वैक्यूल है मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अरे यानी ये तो एक्सेप्शन हो गया, पर ये एक्सेप्शन नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉट लिपिड बाइलेयर होती है। जनरली हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है, पर ये क्या होती है, नॉट लिपिड बाइलेयर। यानी ये जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की ना होकर अलग इसमें चीज पाई जाती है, यानी कुछ प्रोटीन वगैरह की बनती है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूल, ये प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है कि गैस वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, पर ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड बाइलेयर की नहीं होती। इसीलिए जो है इसको उतना अच्छा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं कहा जाता। ये कैसा स्ट्रक्चर है सर, स्टोरेज स्ट्रक्चर है, यानी गैस इसमें स्टोर होती है, वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है। और क्या करता है, ये प्रेजेंट किसमें होता है, साइनोबैक्टीरिया में। और एग्जांपल लिख लो इसके, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नहीं, कईयों के मन में गाना चल गया होगा पल याद सता वैसे, पर वो नहीं है यहाँ पे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो गानों की तरफ ना ध्यान देके जो है लेक्चर की तरफ फोकस करो। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और कोई बैक्टीरिया है इसे देख लेते हैं, और कोई बैक्टीरिया नहीं है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। तो गैस वैक्यूल किसमें पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, लिपिड बाइलेयर का नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हमने जो है पूरा बैक्टीरिया को एक हिसाब से खत्म कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। एक पॉइंट में उसमें भूल गया था कि जो वो राइबोसोम होते हैं वो कभी कभी जो है सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें प्रोटीन को बाहर भेजना हुआ तो वो किनारे पे होना उनका जरूरी है। अब वो बात ना करके इंक्लूजन बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म होती है, इसीलिए लेस स्पेस रहता है। जो चीज स्टोर होती है उसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, अगर तो ग्लाइकोजन, सल्फर ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें गैस स्टोर होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो विदाउट मेम्ब्रेन होती है। तो जो है मैंने बैक्टीरिया को पढ़ाने में पूरी मेहनत कर दी है। प्लाज्मिड के बारे में बताया था, बहुत चीजें बताई थी। तो आप इस तरह से मुझसे जुड़े रहिएगा, साथ में नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करिएगा। लेक्चर तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा। आप देख रहे होंगे दिन के 2 लेक्चर भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। मैं 2 या 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूं, तो काफी मेहनत लगती है इसमें। एडिट तो मैं नहीं करता, डायरेक्ट ही अपलोड कर देता हूं, पर नेट भी काफी जाता है। तो आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।